हेलो दोस्तों, यूट्यूब आदित्य जी के क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं अनिल कुमार पांडे। बिल्कुल दोस्तों, और प्रतिदिन की भांति जो मॉर्निंग कैप्सूल लेकर मैं सुबह आपके लिए आता हूं, जिसमें प्रश्नों के सीरीज होते हैं, आज फिर से हाजिर हूं। लेकिन आज कुछ बदला हुआ स्वरूप आपको दिखेगा। बिल्कुल, कभी कभी किसी विशेष टॉपिक पर मैं वीडियो लेकर आता हूं और आज उसी के क्रम में आपके बोर्ड पर लिखे हुए हैं बिल्कुल संविधान की अनुसूचियां, बिल्कुल भारतीय संविधान की अनुसूचियां। और बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं और परीक्षाओं में लगातार, ना केवल आपको ग्रुप डी, एनटीपीसी, रेलवे या फिर बीपीएससी या फिर यूपीएससी, सभी में ये आपको भारतीय संविधान की अनुसूचियों से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग थोड़े से झलक देख ले कि प्रश्न कैसे होते हैं, और उसके बाद आज बहुत कम समय में इस वीडियो के द्वारा आपको सारे अनुसूचियों से जुड़े हुए विषय को हम आपको बताएंगे। तो चलिए हम लोग आते हैं, सबसे पहले प्रश्न को देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहां पर हम आपके लिए कुछ प्रश्न बनाए हैं। बहुत कम प्रश्न, अनुसूची से इतने अधिक प्रश्न बनते हैं कि उसको शायद बोर्ड पे नहीं लिखा जा सकता है। बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, लेकिन कुछ प्रश्नों को बस आपको बताने का प्रयास है कि इन प्रश्नों को देखिए और फिर तब आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से संविधान में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसका संबंध अनुसूचियों से किस प्रकार होता है। पहला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं यहां पे, भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या क्या है। तो यहां पर थोड़े से कंफ्यूज आप होते हैं। अगर आपको जानकारी पूरे तरीके से अनुसूचियों की है तो फिर आप कंफ्यूज होते हैं कि वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या पूछ रहा है या फिर मूल संविधान में जो अनुसूचियां थी उसके विषय में पूछ रहा है। तो दोस्तों, यहां पर यह सोचना है कि जब यहां पर मूल संविधान का नाम नहीं ले रहा है तो फिर वह हो जाएगा वर्तमान का। तो भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या क्या है, तो अभी अनुसूचियों की संख्या 12 है, तो बस 12 हो जाएंगे। फिर यहां पर स्पष्ट कर दिया है मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है, तो बिल्कुल मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 है। फिर आ जाइए, किस अनुसूची का संबंध केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन करती है। तो दोस्तों, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची इस रूप में विभाजन करती थी। ये हम लोग सभी कुछ आगे बढ़ेंगे और सारे को पढ़ेंगे। क्वेश्चन केवल देखिए, संविधान के किस अनुसूची में भारतीय भाषाओं का उल्लेख है, 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, किस अनुसूची का संबंध पंचायतों से है, दल बदल से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में है। ऐसे अनेकों प्रश्न आपको जो है सो ये भारतीय संविधान की अनुसूचियां से बनती हैं। बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो दोस्तों चलिए, केवल ये हम लोग आज भारतीय संविधान की अनुसूचियों को जानेंगे, समझेंगे और याद करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि संविधान में, वर्तमान में जो संविधान में अनुसूचियों की संख्या 12 है, और उसके मूल संविधान, जब संविधान बने थे और जिस समय में संविधान लागू किया गया था उस समय में इसमें 8 अनुसूचियां थी। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्रम से हम लोग है सो 1, 2, 3 करके हम लोग 12 तक पहुंचेंगे और सभी को याद करेंगे। ओके, तो दोस्तों जैसा कि जानते हैं कि हमारा संविधान, लंबे समय पर हमारा संविधान बना और 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान पारित हुआ और 26 जनवरी 1950 को यह संविधान लागू हुआ हमारे देश में, और हमारा देश गणतंत्र हुआ 26 जनवरी 1950 को। तो उस समय जो हमारा मूल संविधान जो लागू किया गया था उस समय में, उसमें अनुसूचियों की संख्या जो थी वह, मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी। मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या आपको जो है सो 8 थे। और वर्तमान में अभी जो है, अभी वर्तमान में अगर हम अनुसूचियों की संख्या है सो 12 है। तो हमारा जो संविधान 1950 में लागू हुआ, उसके बाद क्रमशः अलग अलग वर्षों में संविधान संशोधन के द्वारा ये अनुसूचियां जोड़ी गई, जो बड़े ही महत्वपूर्ण थे। चाहे वह दल बदल के रूप में हो, पंचायती व्यवस्था के रूप में हो, तो अलग अलग समयों में वो कार्यकाल में संशोधन करके जोड़े गए हैं। तो चलिए हम लोग क्रम से पहले हम लोग अनुसूची से, चूंकि शुरुआत में ये 8 है तो 8 को पहले और उसके बाद दूसरे क्रम में, दूसरे पार्ट में 4 को हम लोग याद करने के व्यू से हम लोग सारे अनुसूची को चलिए हम लोग देखते हैं। तो हम लोग यहां पे बढ़ेंगे और देखिए यहां पे कुल 12 अनुसूची को खंड बाई खंड करके मैं आपको इसलिए बताऊंगा कि आपको याद होने में सुविधा हो। तो पहली अनुसूची है और पहली अनुसूची में देखिए भारतीय संघ के 28 राज्य
और 9 केंद्र शासित प्रदेश का वहां उल्लेख किया गया। अर्थात ये जितने भी 28 राज्य हैं समयानुसार राज्यों की संख्या में बढ़ी है, अभी इधर कमा है आपको, चूंकि पहले 29 राज्य हुआ करते थे, अब है सो जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बन जाने की वजह से 2 खंडों में केंद्र शासित जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इसकी वजह से राज्यों की संख्या घटकर 28 हो गई और केंद्र शासित प्रदेश जो 7 थे उसमें बढ़ोतरी होकर अब 9 हो गया, चूंकि 2 केंद्र शासित प्रदेश बढ़ गए, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। तो उसके संदर्भ में यहां उल्लेख है, उनकी राजधानियां क्या हैं, उनका क्षेत्र क्या है, वो सभी कुछ आपको ये प्रथम अनुसूची के अंतर्गत आता है। तो आपको दिमाग में केवल यह बैठाना है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, ये शब्द आपको केवल पहली अनुसूची के अंतर्गत आपको ध्यान देना है। चलिए दूसरी अनुसूची में हम देखते हैं। दूसरी अनुसूची में देखिए क्या है, संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों के वेतन, भत्ते एवं पेंशन का उल्लेख। अब संवैधानिक पद पर कौन आसीन होंगे? बिल्कुल राष्ट्रपति होंगे, उपराष्ट्रपति होंगे, लोकसभा सदस्य होंगे, विधानसभा के सदस्य होंगे, जितने भी इस तरह के व्यक्ति हैं, जो भी हैं, बहुत सारे हैं, तो उन सभी का जो भी वेतन, पेंशन एवं भत्ता जो कुछ उनको मिलता है, उसके संदर्भ में ये आपको द्वितीय अनुसूची में चर्चा की गई है। तो यहां पर आपको इतना याद नहीं करना है, यहां पर केवल वेतन, भत्ता, पेंशन, अगर यह याद कर लेते हैं, वेतन, भत्ता एवं पेंशन, इतना ही से काम चल जाता है। अब आपको यह याद रखना होगा कि वेतन या पेंशन या भत्ता यह किसका है। बिल्कुल, तो संवैधानिक पद पर राष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, लोकसभा अध्यक्ष हो गए, जो भी आपको उससे जुड़े हुए जितने भी आपको पद हैं, बड़े बड़े पद, सभी के वेतन भत्तों के संदर्भ में। तो पहला आप क्या किए, पहला जो है सो आप राज्य और केंद्र शासित प्रदेश याद कर लिए, दूसरा क्या कर लिए, वेतन और भत्ता। अब तीसरा देखिए, तीसरी अनुसूची, संवैधानिक पदों पर आसीन होते समय उनके द्वारा लिए गए शपथ का उल्लेख। अब देखिए शपथ आप देखे होंगे, पेपर का लेते हैं सभी लोग, हम वहां से शुरुआत करते हैं, सभी कोई अपने अपने शपथ ग्रहण करते हैं। आप चाहे लोकसभा के सदस्य को देखे होंगे, चाहे विधानसभा के देखे होंगे, या फिर राष्ट्रपति को देखे होंगे, प्रधानमंत्री को देखे होंगे, सभी कोई शपथ ग्रहण करते हैं। तो शपथ ग्रहण करते समय वो एक शपथ खाते हैं, हमारे संविधान का शपथ खाते हैं। तो वो शपथ जो उसमें लिखे हुए उस प्रपत्र में, उसके विषय में उल्लेख आपको तृतीय अनुसूची में है। तो ये क्या आपको यहां पर ध्यान देना है, शपथ। बिल्कुल, तो कौन से, तो सभी संवैधानिक पद पर वह बैठे हुए व्यक्ति जो संविधान के अंतर्गत सभी उस पद पर आसीन हुए हैं, तो उनको पूर्व में सबसे पहले शपथ ग्रहण करना पड़ता है। तो अब देखिए यहां 3 चीज, हम लोग 3 अनुसूचियों को अब यहां देख रहे हैं, ठीक है, इस पार्ट में। तो 3 सच में आपको पहला क्या हो गया, बिल्कुल राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। दूसरा क्या हुआ, वेतन, किसका वेतन, वो संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्तियों का। तीसरा क्या हो गया, पेंशन, किनका, तो वही जो ऊपर में वेतन पा रहे हैं उन्हीं का। क्लियर है? हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग दूसरे खंड की ओर बढ़ते हैं। तो आइए हम लोग यहाँ पे अब चतुर्थ अनुसूची, 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची को देखेंगे। पहले में हम लोग 3 अनुसूची को देखे हैं, इससे पहले में प्रथम, द्वितीय और तृतीय, और अभी चौथा, 5वां, 6ठा, 3-3 करके हम लोग देख रहे हैं। उसके पीछे भी कारण ही याद करना आसान होता है। अब चौथे अनुसूची में आप देखिए क्या है, राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा राज्यसभा में प्रतिनिधित्व संबंधी उल्लेख। बिल्कुल, कहां, राज्यसभा, ये प्रत्येक राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेश जहां पर विधानसभा है, चूंकि आप जानते हैं कि राज्यसभा के सदस्य वही चुने जाते हैं जो विधानसभा, चूंकि विधानसभा उनको है सो चुनकर वहां से भेजती है। तो हमारे केंद्र शासित प्रदेश अब तो और बढ़ जाएंगे, लेकिन पहले आपको दिल्ली और पुद्दुचेरी पे विधानसभा होते थे और वहां से भी राज्यसभा के लिए सदस्य वहां से निर्वाचित किए जाते थे। तो 2 केंद्र शासित पहले से थे, अभी वर्तमान में जम्मू कश्मीर से होना है, लेकिन अभी कुछ हुआ नहीं है वहां का, तो वहां की चर्चा हम नहीं करते हैं। तो राज्यसभा में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व संबंधी उल्लेख, हर एक राज्यों का अपना अपना राज्यसभा के प्रतिनिधित्व के लिए कोटा है, निश्चित है आपको। तो यहां पर राज्यसभा के लिए जो चुने जाएंगे, कहां से, राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश से। तो 28 राज्य हो गए और 2 केंद्र शासित प्रदेश आपको दिल्ली
और प्लस पुदुचेरी, चूंकि दोनों जगह विधानसभाएं, आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में जब चुनाव हो जाएंगे और वहां पर विधानसभाएं गठित हो जाएंगी तो उसके बाद वह भी इसमें ऐड हो जाएंगे। तो यहां पर क्या देना है आपको, चौथा अनुसूची में क्या याद करना है, राज्यसभा का जो है सो आवंटन, अर्थात राज्यसभा के सीट जो आवंटित है राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए, उनको याद करना है। तो चौथा में केवल राज्यसभा को याद कर लीजिए, बाकी अपने रिकॉल हो जाएगा। आइए पांचवी अनुसूची को देखते हैं। देखिए पांचवी अनुसूची और छठी अनुसूची लगभग कॉमन है, याद करना, चूंकि यहां पर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के संदर्भ में यहां पर विशेष आपको उपबंध दिए गए हैं, यहां पर उनको विशेषता दी गई है हमारे संविधान में। तो अनुसूची 5 में अनुसूचित जाति अर्थात शेड्यूल कास्ट और अनुसूचित जनजाति अर्थात शेड्यूल ट्राइब्स के प्रशासन एवं नियंत्रण का उल्लेख। तो यहां पर पांचवी में क्या हो जाएगा, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के, पूरे भारत में यहां पर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए स्पेशली उनके प्रशासन और उनके नियंत्रण का उसमें उल्लेख किया गया। तो इसको आप याद कर लीजिएगा, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए वहां पे उपबंध दिया गया है। तो 2 आपको है। और फिर देखिए छठी अनुसूची, छठी अनुसूची में क्या दे रहा है, असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम। ये असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन चारों को याद करना होगा। अब याद करने कैसे हो जाएंगे, तो आप मैप पहले से ही जान रहे हैं। तो मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों, यहां जनजाति है, जनजाति मतलब क्या हुआ, एसटी, शेड्यूल ट्राइब्स, एसटी के लिए प्रशासन के संबंध में उल्लेख। तो यहां पर आपको विशेष कर दिया। इसमें क्या था, पूरे भारत के सभी आपको शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए प्रशासन और नियंत्रण का वहां उनको विशेषता उल्लेख दिया, उसमें किया गया। और यहां पर क्या कर दिया गया, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन चारों के लिए स्पेशली यहां पर हम लोग थोड़ा सा मैप में उनको देखने का प्रयास करते हैं कि ये असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम कहां है। क्योंकि आपको पहले भी आपको मैप के द्वारा मैं बहुत कुछ बताया हुआ हूं। तो 7 सिस्टर में ये चारों कहां पर है उसको थोड़ा सा देखिए। तो यहां नक्शे पर आप असम के बाद मेघालय, मेघालय के बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद मिजोरम, ये 4 को आपको देखना है। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि ये भाग जो है हमारा, ये पूर्वोत्तर भाग, ये 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। ये भाग आपको यहां से लेकर ये पूरे हैं सो ये 7 सिस्टर के नाम से जाने जाते हैं यहाँ पे। तो हमको यहाँ पे देखना है कि कौन यहाँ पर है, असम कहाँ पे है और कहाँ पर आपको है सो मेघालय। तो सबसे पहले आप ये हमारे जो 7 सिस्टर के रूप में जाने जाते हैं उसको आप देखने का प्रयास करिएगा। ये भाग आपको 7 सिस्टर के रूप में जाना जाता है और बिल्कुल इसको हम लोग कह सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा पश्चिम बंगाल के विभाग यहाँ टच हो गए हैं जबकि वो नहीं होंगे। तो ये आपको 7 सिस्टर के रूप में जाना जाता है, ये पार्ट हमारा। ठीक है, इसमें अरुणाचल प्रदेश, आपको जब मैप याद करना हम सिखाए थे तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के बाद नागालैंड के बाद मणिपुर, मिजोरम और फिर इधर करते हुए त्रिपुरा, मेघालय, असम, इस प्रकार से याद कराए थे। अब आपको इस साइड से आना है, बांग्लादेश के इस साइड से। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह पार्ट जो है सबसे ऊपर असम का है, यह पार्ट हो गया असम सबसे ऊपर। उसके बाद यह पार्ट आप देखिए, यह जो है सो 1 नंबर यह असम हो गया, 2 नंबर यह हो गया मेघालय और उसके बाद तीसरा पार्ट आप देखिए नीचे यह त्रिपुरा, सब इधर बांग्लादेश से आपको सटे हुए हैं। और फिर चौथा पार्ट यह जो हो गया आपको है सो यह 3 और यह 4। तो ये आपको असम, यहां पर फिर मेघालय और मेघालय के बाद त्रिपुरा और त्रिपुरा के बाद मिजोरम। तो ए से आप असम लिख सकते हैं, ए से असम, फिर आपको 2 नंबर एम से मेघालय, 3 नंबर त्रिपुरा टी और उसके बाद फिर मिजोरम एम। तो AMTM के द्वारा भी आप इसको याद कर सकते हैं। असम तो आप पहले उसका किनारा छोड़ देख लीजिए, यह 7 सिस्टर का पश्चिमी भाग है। अगर बात करें हम लोग बांग्लादेश का, तो बांग्लादेश से पूर्वी भाग जो भी राज्य हमारे सीमा की ओर सट रहे हैं वो चारों राज्य के लिए स्पेशली इनकी स्थिति भी कुछ ऐसी है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यह हमारे भारत देश से कटे छटे हैं। दूसरा एक तो ये हो गया, दूसरा चीज हो गया कि यह टोटल पर्वतीय भाग है और यहां पर शेड्यूल ट्राइब्स के लोग रहते हैं जो बहुत तरीके से वो कहीं ना कहीं है सो हम लोगों का जो परिवेश है उससे एकदम अलग उनका परिवेश होता है और बहुत पिछड़ गए हैं। इसीलिए सरकार संविधान बनाने के समय में स्पेशली संविधान सभा के जितने मेंबर थे स्पेशली उस पर ध्यान दिए हैं, ये कारण रहा है वहां पे। तो फिर से एक बार याद कर लीजिए, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। चलिए अब हम लोग इसको एक बार रिकॉल करते हैं ये सारी बातों को।
तो एक बार रिकॉल कर लिया जाए, क्योंकि इसमें तो 3 है, पहले वाले 3 को देख लेते हैं। फर्स्ट में 3 जो हम लोग किए हैं, तो पहला 3 में पहला क्या था, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का वहां विवरण था। दूसरा में क्या था, सभी संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों का वेतन था। तीसरा क्या था, उनका शपथ था। वो तो 3 चले गए, अब अभी वर्तमान के 3 को देख लें। तो ये चौथा हमारा क्या है, राज्यसभा के सभी सदस्यों को आवंटित जो राज्यों में या केंद्र शासित पद में, केंद्र शासित प्रदेशों में जो उनकी संख्या है उसके विषय में है। तो राज्यसभा चौथा। पांचवा क्या हो गया, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स का जो नियंत्रण के लिए दिया हुआ है, आपको यहाँ पे उपबंध इसका विशेष उल्लेख किया हुआ है आपको 5वीं अनुसूची में। तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए यहाँ पर स्पेशली प्रशासन और नियंत्रण उनके लिए उल्लेख किया हुआ है। छठा क्या है आपको, छठा फिर आ जाता है स्पेशली शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। शेड्यूल ट्राइब्स के लिए कहाँ के लिए, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के लिए। चलिए अब हम लोग अगले पार्ट में बढ़ते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग 7वीं अनुसूची की ओर बढ़ते हैं, और 7वीं अनुसूची को यहाँ पर देखिएगा। यहाँ 7वीं अनुसूची में आपको स्पष्ट किया हुआ है, यहाँ पर संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये आपको जो उसके संदर्भ में जो विषय हैं, सभी विषयों को इन लोगों के बीच में आपस में विभाजित कर दिया गया है। और कहने का सेंस यह है कि संघ सूची के जो विषय हैं या फिर राज्य सूची के विषय हो गए या समवर्ती सूची के विषय हो गए, उन विषयों पर कानून बनाने का दायित्व तो उन्हीं के ऊपर है। अब जैसे संघ सूची की बात कर ले, केंद्र के विषय में बात कर ले, तो केंद्र इन 97 विषयों पर, जो मूल संविधान के समय 97 विषय थे, उस पर केंद्र ही कानून बनाएंगे। उसमें राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता है, राज्य के कुछ नहीं चलेंगे। दूसरा 66 विषय उस समय में मूल संविधान में थे, तो इस 66 विषय पर कानून है जो राज्य बनाएंगे। अब तीसरा सोचने में यहां आएगा समवर्ती सूची। समवर्ती सूची कहने का मतलब क्या हुआ कि दोनों का, इन 47 विषयों पर ये दोनों कानून बना सकते हैं, अर्थात केंद्र भी बना सकता है और राज्य भी बना सकते हैं, दोनों कानून बनाएंगे। लेकिन कभी कभी ऐसी समस्याएं होती हैं कि दोनों के विषय में किसी बिंदु पर आपस में मतभेद हो जाते हैं, राज्यों के बीच में और फिर केंद्र सरकार के बीच में मतभेद हो जाते हैं। वैसे समय में केंद्र के द्वारा बनाए गए कानून ही प्रभावी होंगे समवर्ती सूची में। तो यहां पर यह चीज है। तो विषयों को विभाजित संविधान में पहले ही कर दिया गया है, क्योंकि यहां पर हमारा जो देश है वह संघीय, यहां पर उसकी स्वरूप है, संघीय स्वरूप है। यहां पर केंद्र अपने आप में सर्वोच्च है, राज्य भी एक स्वतंत्र इकाई है। तो यहां पर राज्य के खुद के स्वतंत्र अपने सभी कार्य होते हैं, केंद्र का भी अपना कार्य होता है। तो इसीलिए विषयों को विभाजित कर दिया गया है। और चूंकि कुछ विषय ऐसे होते हैं जहां पर केंद्र की भी बातें चलनी चाहिए, राज्यों की भी बातें चलनी चाहिए, जैसे आप शिक्षा को देख सकते हैं। तो ये आपको विषयों को, शक्तियों का यहां पर विभाजन कर दिया गया है। तो यहां पर शक्तियों का विभाजन आपको याद करना होगा, अर्थात संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची कर के रूप में तीनों को आपस में विभाजित कर दिया गया। अब आइए, परीक्षाओं में बहुत बार ये जो हम आपके सामने छोटा सा एक डाटा बनाए हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं, मूल संविधान, जो हमारा संविधान जब लागू हुआ था उस समय में संघ सूची के पास 97 विषय थे, राज्य सूची के पास 66 विषय थे और समवर्ती सूची के पास आपको 47 विषय थे। लेकिन आज वर्तमान में जो है सो विषय किसी में बढ़ गए हैं, किसी में घट गए हैं। अब आप देख सकते हैं, ये संघ सूची में अभी विषय आपको बढ़ के 100 हो गए हैं, यहां पर राज्य सूची में 61 हो गए हैं और समवर्ती सूची में 52 हो गए हैं। ये आंकड़ा को आपको याद करना होगा, क्योंकि इससे जुड़े हुए प्रश्न आपको काफी पूछे जाते हैं। जैसे मूल संविधान में संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी थी, तो 97। मूल संविधान में समवर्ती सूची में विषयों की संख्या कितनी थी, तो 47। या फिर आज पूछेगा कि वर्तमान में अभी संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी है, तो 100। तो चलिए, इसके बाद हम लोग एक और महत्वपूर्ण आपको है 8वीं अनुसूची, उससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, उधर की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अब 8वीं अनुसूची की ओर बढ़ते हैं। और 8वीं अनुसूची में एक्चुअली है क्या कि जितनी भी हमारी भाषाएं हैं, जो भाषाएं हैं, उनमें 22 भाषाओं का ये हमारे इस अनुसूची में उल्लेख किया गया है। तो ये भारत में बोले जाने वाली 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। और जो मूल संविधान हमारे थे, अभी वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, और मूल संविधान थे उस समय में 14 भाषाएं थी। मूल संविधान जब भी हमारा लागू हुआ था उस समय में 14 भाषाएं थी, और विभिन्न समयों पर भाषाओं सबको जोड़ा गया है। और देखिए कि कब कब कौन सी भाषा जोड़ा गया है। तो आप 1967 में देख लीजिए सिंधी, तो
तो सिंधी आपको एक जोड़ा गया, 15वां हो गया। फिर 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, तो 16, 17, 18 हो गए। फिर 2004 में मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो, ये 4 हो गए। तो 18 4 22 भाषाएं। तो क्रमशः आपको 1967 में सिंधी, 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, और 2004 में मैथिली, संथाली, डोगरी एवं बोडो, तो ये सभी भाषाओं को, 22 भाषाओं को जोड़ा गया है। अब प्रश्न यहां पर बहुत बार पूछे गए हैं। सबसे पहला प्रश्न होता है कि संविधान के किस अनुसूची में भाषाओं की चर्चा है या उल्लेख है, तो 8वीं अनुसूची में। फिर उस समय में आता है मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, तो 14। उसके बाद आता है वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, तो फिर 22। और उसके बाद कभी कभी यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि कोंकणी या फिर मणिपुरी, यह जो है सो कब है सो इस अनुसूची में जोड़ा गया, तो 1992 में या फिर 2004 में या 1967 में। तो चलिए हम लोग इसके बाद एक बार पूरे तरीके से 1 से लेकर 8 तक को हम लोग देख लेते हैं आपको, और उसके बाद 9, 10, 11, 12 को देखते हैं, अर्थात 9वीं से लेकर आपको 12वीं अनुसूची तक। तो एक बार इन सभी को रिकॉल करते हैं। तो चलिए जल्दी से हम लोग एक बार रिकॉल कर लेते हैं, और यहां पर देखेंगे यहां पे कि पहली अनुसूची में क्या है, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। हम आपको याद कराने के लिए आपको बता चुके हैं, ठीक है। तो अब कुछ नहीं विशेष इस पर चर्चा नहीं, इसकी चर्चा हमने पहले कर चुका है, केवल याद करने के लिए। पहला क्या, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। दूसरा क्या, वेतन भत्ता एवं पेंशन, बिल्कुल किसका है, संवैधानिक पद पर जो व्यक्ति लोग हैं। तृतीय अनुसूची, शपथ किनका, इन्हीं का जिनको वेतन भत्ता है। चौथा, राज्यसभा के सीट का आवंटन, जो कि है सो राज्यसभा के सीट बिल्कुल राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेश से जो आवंटित होते हैं। और 5वां, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए जो उपबंध नियंत्रण और उनके प्रशासन के संदर्भ में पूरे भारत में, तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। 6ठी अनुसूची, AMTM अर्थात असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के शेड्यूल ट्राइब्स के लिए आपको प्रशासन और नियंत्रण उनके संदर्भ में आपको। 7वीं अनुसूची, विषयों का विभाजन, कौन सा, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और 8वीं अनुसूची, 22 भाषाएं, बिल्कुल। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग ये आपको 4 पार्ट, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं और 12वीं, इसको हम लोग अलग से याद करेंगे। वो आपको 8 याद हो चुका होगा। 9वीं को देखिए, 9वीं में क्या है, राज्यों द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख, राज्यों द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख। और ये हमारे संविधान में प्रथम संविधान संशोधन किया गया था 1951 का। तो क्या है यहाँ पर, संपत्ति का अधिग्रहण, आप याद रखिएगा, ये हो जाएगा 9वीं का। संपत्ति का अधिग्रहण किसके द्वारा, राज्यों के द्वारा। ये प्रथम संविधान संशोधन किया गया था, और कब, 1951 में। तो ये 9वीं हो गया। 10वीं को देखिए, दल बदल संबंधी प्रावधान, बिल्कुल दल बदल संबंधी प्रावधान। ये दल बदल डिटेल में आप पढ़िएगा कभी, कि वह है सो जो बंदा है सो खड़ा हुआ किसी पार्टी के लिए और समय अनुसार दल बदल कर दूसरी पार्टी में चला जाता था लोभ लालच के चक्कर में, तो वैसे पर यहाँ पर बंदिश लगाया गया इस अनुसूची के अंतर्गत। तो दल बदल संबंधी प्रावधानों का उल्लेख। और ये क्या, 52वां संविधान संशोधन, कब, 1985 में। और फिर है सो 11वीं अनुसूची, पंचायती राज व्यवस्थाओं को स्वायत्त निकाय का दर्जा दिया गया यहाँ पे, और उनको संवैधानिक दर्जा दिया गया। पंचायती राज्य व्यवस्था जो त्रिस्तरीय पंचायती राज्य व्यवस्था है हमारे यहाँ, वो है। तो वह कब, 73वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा, 73वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा दिया गया है। और 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं को शक्ति दी गई है, प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व तो उसको सौंपे गए हैं इस अनुसूची में नगर पालिकाओं को। यह कौन सा, तो 74वां संविधान संशोधन के द्वारा। अब देखिए इसको याद करना बड़ा ही आसान है। 9वीं अनुसूची क्या कहिएगा यहाँ पर, संपत्ति का अधिग्रहण किसके द्वारा, राज्यों के द्वारा। यहाँ पर 10वीं अनुसूची, दल बदल संबंधी प्रावधान यहाँ दिए गए हैं, दल संबंधी। 11वीं अनुसूची, पंचायती राज व्यवस्था, 11वीं पंचायती राज व्यवस्था। और 12वीं जो है सो आपको नगर पालिकाओं को यहाँ आपको शक्तियां दी गई हैं। तो ये चारों आप अलग से याद कर लेंगे। फिर से एक बार देखिए, आपको 9वीं अनुसूची क्या हो जाएगा, यहाँ पर संपत्ति का अधिग्रहण, बिल्कुल यहाँ संपत्ति का अधिग्रहण। 10वीं अनुसूची, दल बदल। 11वीं अनुसूची, पंचायती राज व्यवस्था। और 12वीं नगर पालिका के संदर्भ में, ऐसे याद होता है। अब जहां तक बात है इसका, तो संशोधन का तो आप याद कर लीजिए, पहला संशोधन किसके लिए था, यहां पर फर्स्ट 9वीं अनुसूची के लिए। फिर आप देख लीजिए 10वीं, जो 52वां संविधान संशोधन, वह 10वीं के लिए। फिर याद कर लीजिए 11वां संविधान संशोधन, आपको 11वीं अनुसूची आपको 73वां संविधान संशोधन। अब 12वीं जो है सो आपको 74वां संविधान संशोधन। तो चलिए एक बार सबको रिकॉल कर लेते हैं।
तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे जल्दी से हम लोग सारे को एक बार रिकॉल कर लेंगे। और प्रथम अनुसूची राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, द्वितीय क्या हो गया वेतन भत्ता एवं पेंशन, तृतीय क्या हो गया शपथ ग्रहण, चौथा अनुसूची राज्यसभा के सीट, पांचवी अनुसूची शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स, छठी अनुसूची AMTM अर्थात असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में शेड्यूल ट्राइब्स के लिए जो कुछ दिया गया है, सातवीं अनुसूची शक्तियों का विभाजन अर्थात विषय, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, आठवीं अनुसूची भाषाएं 22 भाषाएं, नौवीं अनुसूची संपत्ति का अधिग्रहण या भूमि सुधार राज्यों के द्वारा, 10वीं अनुसूची दल बदल और 11वीं अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था और 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं को शक्तियां जो दिए गए हैं। तो चलिए दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा, आपकी प्रतिक्रिया हमें चाहिए। पूरे वीडियो को देखिएगा और कमेंट्स करिएगा, लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा यदि अच्छा लगेगा। यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में और बहुत सारे महत्वपूर्ण आपकी परीक्षाओं की तैयारी के लिए। तो मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।